डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में मैं डॉक्टर विरल पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी काव्य भाग 2 के खंड 4 की इकाई भारतेंदु हरिश्चंद्र का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में हमने भारतेंदु जी के जीवन परिचय, उनकी कृतियों एवं उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उनकी काव्यगत विशेषताओं और उनके द्वारा रचित एवं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित उनके चुनिंदा काव्यांशों का अध्ययन करेंगे। भारतेंदु साहित्य की विशेषता को अगर हम देखते हैं और उस समय कविता की भाषा ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा की 300-400 वर्षों की समृद्ध परंपरा उनके सामने थी। मित्रों, ब्रज भाषा में रीतिकालीन भावबोध की कविता का परिवेश बचपन से ही भारतेंदु जी को उपलब्ध हुआ था। अतः स्वाभाविक ही था कि वे भी इसी भाषा और भावबोध की काव्य रचना में प्रवृत्त हुए। भारतेंदु के काव्य कर्म का एक बड़ा हिस्सा जो धार्मिक उपाचारों का प्रतिपादन करने वाला भक्तिपरक और श्रृंगारिक है, ब्रजभाषा की चली आ रही परिपाटी के अनुरूप है। भारतेंदु की ब्रजभाषा संबंधी विशिष्टता को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस प्रकार रेखांकित किया है कि भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उस प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे हुए कई 100 वर्ष हो गए थे, कवित्वों और सवैयों में जो बराबर लाए जाते हैं, इस कारण कविता जनसाधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है। दूसरा दोष जो बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद को पहुंच गया था, वह शब्दों का तोड़ मरोड़ और गढ़ंत के शब्दों का प्रयोग था। उन्होंने ऐसे शब्दों को भरसक अपनी कविता से दूर रखा और अपने रसीले सवैयों में जहाँ तक हो सका बोलचाल की ब्रज भाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवन काल में ही उनके सवैये चारों ओर सुनाई देने लगे। भारतेंदु अपने समय और परिस्थितियों के प्रति पूर्ण रूप से सजग थे, इसलिए श्रृंगार, भक्ति और धर्म संबंधी रचनाओं के अलावा उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों, आम जीवन में व्याप्त समस्याओं आदि को भी अपने काव्य का विषय बनाया है। और तब समसामयिक जीवन की शब्दावली उनकी काव्य भाषा में अनायास प्रवेश कर जाती है। नए नए विषयों, नए नए विचारों और जनाकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भारतेंदु भाषा संबंधी कई प्रयोग करते हैं। एक और वे ब्रजभाषा की रागात्मकता, मुहावरों, लोकोक्तियों के माध्यम से आने वाली प्रभाव क्षमता का उपयोग करते हुए भी उसके कठिन अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उसे जन सामान्य में समझी जाने वाली ब्रजभाषा के करीब लाने का प्रयत्न करते हैं। वहीं दूसरी ओर संस्कृत निष्ठ अथवा अरबी फारसी के शब्दों से लदी हुई भाषा को नकार कर सामान्य लोगों द्वारा बोली जा रही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि भारतेंदु ने स्वयं एक जगह यह माना है कि नवीन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए गद्य विधा और आधुनिक भाषा दोनों उपयुक्त और सहज हैं, पर कविता की स्वाभाविकता जितनी ब्रजभाषा में आती है उतनी आधुनिक भाषा में नहीं। लेकिन भारतेंदु की संवेदना यह भी महसूस कर रही थी कि समसामयिक नवचेतना की अभिव्यक्ति श्रृंगारिक एवं कोमलकांत पदावली से लदी पारंपरिक ब्रजभाषा में संभव नहीं है। साथ ही उनको यह भी ठीक नहीं लगता था कि एक ही समय में गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग हो। इसलिए ब्रजभाषा के प्रति अपने ममत्व और आधुनिक हिंदी भाषा में छंद, लय,
मधुरता आदि की तमाम कठिनाइयों के बावजूद भारतेंदु आधुनिक हिंदी में कविता करने की बार बार कोशिशें करते हैं। नाटकों के गीतों में ऐसी भाषा के इस्तेमाल में उन्हें खासी सफलता मिली है। अंधेर नगरी नाटक में एक उदाहरण प्रस्तुत है कि चना बनावे घासी राम जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले, चना खावे तो की मैना बोले अच्छा बना चबेना, चना खाए गफुरन मुन्ना बोले और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे दाढ़ी हिलती गाह बगाए, चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। टिकस कहते हैं टैक्स को। अगला फूलों का गुच्छा शीर्षक कविता में भी आधुनिक भाषा का सफल प्रयोग देखा जा सकता है। नहीं का बाकी वक्त नहीं है जरा न जी में शर्माओ, लब पर जाहे भला अब तो प्यारे मिलते जाओ, कहाँ गई वह पिछली बातें, कहाँ गया वह था जो प्यार, किधर छिपाया चांद सा मुखड़ा दिखलाता जा यार, बेहोशी में घबरा घबरा करके यही कहता हूँ पुकार, मर्ज बढ़ गया बहुत इससे बचना अब है दुश्वार, करो आरजू दिल की मेरे पूरी सूरत दिखलाओ, लब पर जाहें भला अब तो प्यारे मिलते जाओ। भारतेंदु जी सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। जनता से सीधे सक्रिय जुड़ाव का लगातार प्रयत्न ही उनके लिए स्वाभाविक था, उस युग चेतना के अनुकूल था। उन्होंने ग्राम गीतों और लोक छंदों की लोकप्रियता देखी और शिष्ट काल में उनके प्रयोग तत्काल न केवल स्वयं शुरू किए बल्कि अन्यों को भी प्रेरित किया। अपने निबंध जातीय संगीत में वे अपील करते हैं कि कजली, ठुमरी, खेमटा, कहरवा, अद्धा, चैती, होली, सांझी, लंबे, लावनी, जाते के गीत, बिरहा, चनैनी, गज़ल इत्यादि ग्राम गीतों में स्थानीय समुदायों में समझ में आ सकने वाली भाषा में सुधारवादी काव्य तैयार हो, जिससे जन जन में सुसंस्कार का प्रचार हो सके। जिस नवजागरण काल में भारतेंदु काव्य रचना कर रहे थे उसमें काव्य के सामने विषय और भाषा दोनों को लेकर दबाव बन रहा था। भारतेंदु ने इन दोनों का निराकरण करने का हर संभव प्रयत्न किया और काफी हद तक सफलता भी पाई। इसी सफलता में उनके काव्य की विशेषताएं अंतर्निहित हैं, जिन्हें संक्षिप्त में निम्नांकित बिंदुओं के रूप में समझा जा सकता है। सबसे पहले हैं प्राचीन प्रवृत्तियां। मित्रों, भारतेंदु परंपरा से अधिक प्रभावित थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण उन्होंने भक्तिपरक रचनाएं लिखी, जैसे हरि लीला सब विधि सुखदाई, कहत सुनत देखत जिय आनत, देही भगति अधिकाई। आत्मनिवेदन के पद में कवि अन्य भक्त कवियों की भांति उदार हो जाते हैं। वे कहते हैं, ना ही ईश्वर अंटकी वेद में, तुम तो आगम अनादि अगोचर, सो कैसे मतभेद में। उनके काव्य की दूसरी विशेषता है कथा काव्य। भारतेंदु जी ने प्रबंध काव्य या कथा काव्य लिखने में भी रुचि दिखाई, लेकिन वस्तुतः उनकी ऐसी रचनाएं मुक्तक के रूप में ही है, जैसे देवी छद्म लीला, तन्मय लीला, वेणु ज्योति आदि उनके कथा काव्य हैं। ये सभी रचनाएं छोटी छोटी और कृष्ण लीला से संबंधित हैं। उनकी अगली विशेषता आती है मित्रों रीति काव्य। भारतेंदु से पूर्व का युग रीति काव्य का युग था। भारतेंदु के समय भी प्रचुर मात्रा में तदनुरूप रचनाएं लिखी जा रही थी। भारतेंदु जी के अनेक कवित, सवैये आदि आदिकालीन रचना के सफल उदाहरण हैं। उनके आधे से अधिक कवित, सवैये नाई का भेद से संबंधित हैं। मित्रों, जैसा कि रीतिकाल के अंदर नाई का वर्णन को प्रधानता थी, जिसमें नक्षिक वर्णन आदि सारी चीजें आती हैं, ऋतु वर्णन,
नक्षिक वर्णन, 12 मासा वर्णन। तो रीतिकाल से आधुनिक काल का जो सफर है उसमें आधुनिक काल में एकाएक परिवर्तन नहीं आया, तो रीतिकाल की कुछ प्रवृत्तियां जो हैं वह आधुनिक काल में भी देखने को मिली और उसका सीधा सीधा प्रभाव भारतेंदु और भारतेंदु युगीन मंडल के कवियों पर भी पड़ा था। तो नायिका भेद से संबंधित उनका एक उदाहरण देखते हैं कि नायिका भेद ग्रंथों में पहले नायिका का ही उदाहरण दिया जाता है। इस संदर्भ में अगर उनका एक उदाहरण देखते हैं तो गोरो सो रंग उमंग भर्यो नित, अंग अनंग की मंत्र जगाए, काजर रेख खुबी दृग में, दो मोहन काम कमान चढ़ाए। अगला देखते हैं विवरणात्मक काव्य। जिस काव्य में कार्य विशेष या किसी दृश्य का विवरण प्रस्तुत किया जाए उसे विवरणात्मक काव्य कहते हैं। भारतेंदु जी के हिंडोला और होली इसी प्रकार के काव्य हैं। इसके अलावा काव्य कौतुक की प्रवृत्ति भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। भारतेंदु की कविताओं के मुख्य स्वर हैं राजभक्ति, देशभक्ति, समाज सुधार, अर्थनीति, भाषा, व्यंग्य और कटाक्ष। लोकगीत, निबंध काव्य, प्रकृति वर्णन जैसे अनेक प्रवृत्तियां उनके साहित्य में देखने को मिलती हैं और ये सारी प्रवृत्तियां तत्कालीन परिवेश के प्रभाव स्वरूप थी। मित्रों, भारतेंदु ने अपनी परंपरागत धार्मिक, भक्ति और श्रृंगार परक रचनाओं में सदियों से चली आती पर सब पतनशील हो चुकी परिपाटी का भी परिष्कार किया। उन्होंने सामान्य जन से दूर जा पड़ी साहित्यिक ब्रजभाषा से अप्रासंगिक हो चुके शब्दों, मुहावरों को हटाकर उसे पुनः जन जन के करीब लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही रीतिकालीन कुरुचिपूर्ण श्रृंगारिक प्रवृत्तियों का परिमार्जन कर उसे दिव्य प्रेम से जोड़कर प्रतिष्ठा प्रदान की। एक उदाहरण अगर देखें तो मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन के सारी कथा है। उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए युग की आवश्यकता अनुसार उदित हो रही आधुनिक हिंदी भाषा को काव्य भाषा का दर्जा दिलाने के लिए तरह तरह के काव्य रूपों में प्रयोग किए और कविता को केवल भावानुभूति की अभिव्यक्ति का साधन होने से आगे चिंतनशील विचारों का वाहक बनाया। उनकी भाषा में उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, जैसे खाना, पीना, नाच, तमाशा, लाख, ऐश शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। एक उदाहरण देखें तो खाना पीना नाच तमाशा लाख ऐश आराम सभी, जैसे बीजन नमक बिना त्यों राम बिना बेकाम सभी। इसमें खाना, तमाशा, ऐश, आराम, बेकाम आदि उर्दू शब्द हैं। इसके अलावा अंग्रेजी के शब्द उनकी हास्य व्यंग्य रचनाओं में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं, जैसे विष्णु वाहनी पोट पुरुषोत्तम बद्य मुरारी, शैंपेन शिव गौरी गिरीश ब्रांडी ब्रह्म विचारी, लहंगा दुपट्टा सीक नहीं लागे, मैमन का गौन मंगाए नहीं देत्यो। इसमें शैंपेन, ब्रांडी जैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है। अपनी कविताओं में उन्होंने वर्ग विशेष तक सीमित काव्य को जन सामान्य के बीच व्याप्त कर देने के उद्देश्य से काव्य भाषा और काव्य रूपों दोनों को व्यापक लोक रुचि के साथ जोड़ने का सार्थक प्रयास किया। छंद विधान की यदि हम बात करें तो भारतेंदु जी ने अधिकांशतः प्रगीत मुक्तकों की रचना की है। उनके गीतों की गति मात्राओं पर निर्भर है, चरणों की संख्या असमान है, किसी पद में 4 तो किसी में 10। उन्होंने दोहा, कवित, सवैया आदि छंदों को अपनाया था। उनके घनाक्षरी छंद का एक उदाहरण हम देखते हैं कि देखिए बाजी करे बंसी धुनीर बाजी बाजी श्रवणन, जोरा जोरी मुख छवि चित्त ही चुराए लेत, हंसनी हंसावती जगत सोती हारी मुरी, मुरनी पियारी मन सब सो मुराए लेत, कि हरिचंद बोलनी चलनी बतरानी पित,
पट फहराने मिली धीरज मिटाए लेत, जुल्फे तिहारी लाज कुल फन तोरे प्राण, प्यारे नैन सैन प्राण संग ही लगाए। मित्रों, इसके अलावा भारतेंदु जी ने बंगाली, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के छंदों का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। मित्रों, ये अब तक जो हमने देखा भारतेंदु जी के साहित्य में, भारतेंदु जी के काव्यगत विशेषताओं को। अब हम उनकी कुछ व्याख्याओं को देखते हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। सबसे पहले लेते हैं, रहे क्यों एक म्यान असी दोय, जिन नैनन में हरि रस छायो, ते ही क्यों भावे कोई। जहाँ तन मन में रही रहे मोहन, तहाँ ज्ञान क्यों आवे, चाहो जितनी बात प्रबोधो, यहाँ को जो पतियावे। पतियावे का अर्थ विश्वास होता है। अमृत खाई अब देखे इनारुन को मूरख, जो भूले हरिचंद ब्रजले कटली, बन कांटो तो फिरो फले। कटली कहते हैं केले के वृक्ष को। मित्रों, प्रस्तुत पद्यांश जो है उसमें नायिका कहती है कि एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है। मित्रों, जो तलवार होती है वो जिस म्यान में रहती हैं उसमें एक ही तलवार समा सकती है। उसमें दो तलवार अगर एक साथ हम रखने का प्रयास करें तो दो तलवार एक साथ नहीं आ सकती हैं। तो यही बात भारतेंदु जी जो है वह एक नायिका के माध्यम से कहते हैं, या नायिका का नाम हम राधा लें तो राधा के माध्यम से कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती हैं। अर्थात जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार जिन नैनों में, जिन आँखों में भगवान श्री हरि की मूरत बस गई है, उसमें दूसरी मूरत कैसे समा सकती है। अर्थात जिन आँखों को श्री कृष्ण की छवि प्यारी लगती है, जिन आँखों में, जिसके रोम रोम में, जिसको चारों ओर श्री कृष्ण ही नजर आते हैं, उसकी आँखों को, उसके नैनों को कोई दूसरी मूरत बा ही नहीं सकती, उसकी नैनों में कोई दूसरी मूरत समा ही नहीं सकती। आगे कहते हैं कि मेरे श्याम तो मेरे तन मन में समा गए हैं, मेरे रोम रोम में मेरे श्याम ही निहित हैं, समाये हुए हैं, मोहन ही समाये हुए हैं, श्री कृष्ण ही समाये हुए हैं। वहाँ ज्ञान के लिए तनिक भी अवकाश नहीं है। अर्थात मैं तो मोहन के प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी रत हो चुकी हूँ कि मेरे पास में ज्ञान के लिए, या अगर तुम ज्ञान की बात करते हो कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, तो ऐसी ज्ञान की बातें के लिए, ऐसे ज्ञान की बातों के लिए मेरे पास तनिक भी अवकाश नहीं है, या मेरे अंदर ये ज्ञान की बातें रखने के लिए स्थान नहीं है। चाहे जितनी बातों पर विश्वास हो जाए, पर यह कैसे माना जा सकता है कि कोई अमृत छोड़कर विष की चाहत कर रहा हो। यानी कि अगर कोई आपको अमृत रस का पान करा रहा है, आपको मोहन के नाम लेने से, मोहन का नाम स्मरण करने से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी अमृत रस का पान मिल रहा है, तो जिसको अमृत मिल रहा हो वह सब कुछ छोड़ करके विष को क्यों ग्रहण करेगा, विष की मांग क्यों करेगा, विष की चाहत क्यों रखेगा, क्योंकि उसको तो अमृत रस का पान मिल रहा है। अगर कोई ऐसा करता है कि इस अमृत रस को छोड़ करके, श्री कृष्ण की सुंदर छवि को छोड़ करके अगर कोई विष की बेलरी, विष रस का पान करना चाह रहा है, तो ऐसा करने वाला कोई मूर्ख ही हो सकता है। हरिश्चंद्र जी यहाँ पर कहते हैं, अर्थात नायिका या राधा कहती हैं कि जिस प्रकार केले के वृक्ष को जितना काटते जाओ वह उतना ही फैलता जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे मोहन का प्रेम है, मेरे श्याम का प्रेम है, मेरे श्री कृष्ण का प्रेम है। उसको जितना दूर करने की कोशिश करोगे वह तो उतना ही बढ़ता जाएगा। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम को अब तुम मुझसे जितना विलग करने की कोशिश करोगे, जितना अलग करने की कोशिश करोगे, वह उतना ही मेरे अंदर
प्रगाढ़ होता जाएगा, वह उतना ही मेरे अंदर बढ़ता जाएगा। तो ऐसा मेरे पास तनिक भी अवकाश नहीं है कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके किसी अन्य की ओर बढ़ूं, किसी अन्य बात पे विश्वास करूं। उनका एक अन्य पद्य हम देखें जिसको हम मुकरी विधा कहते हैं। वैसे तो पहेलियां और मुकरियां जो हैं आदिकाल में अमीर खुसरो ने इनकी शुरुआत की थी, लेकिन इस परंपरा को भारतेंदु जी ने पुनर्जीवन दिया और भारतेंदु जी ने अमीर खुसरो की पद्धति के आधार पर ही एक मुकरियां और पहेलियों की रचना की। उनकी एक मुकरी भी हम यहाँ पर देखते हैं कि भीतर 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 सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। मित्रों, मुकरी शब्द का अर्थ सबसे पहले हम जानते हैं। मुकरी का अर्थ होता है मुकरना। मुकरना अर्थात मना करना, मना करना। इसी आधार पर ही इस विधा का नाम पड़ा है मुकरी। जैसे हमने इसके अंतिम पंक्ति में देखा, क्यों सखी साजन, नहीं, नहीं शब्द मुकरना को लेकर के, नहीं अंग्रेज, अर्थात पहले किसी बात के लिए, पहले किसी बात का जवाब देना और फिर उस जवाब से, उससे संबंधित ही जवाब देना और फिर उस जवाब से मुकर जाना, मना कर देना, नहीं उसका जवाब ये नहीं होता, इसका जवाब तो ये है। तो इस तरीके से मुकर करके, मना करके कोई नया अर्थ सामने रखना, वही मुकरी विधा है। तो उनकी भीतर भीतर सब रस चूसे, इस मुकरी का अर्थ हम यहाँ पर देखते हैं। प्रस्तुत मुकरी का अर्थ साजन के अर्थ में पहले देखते हैं। साजन जो कि परंपरागत षट है, अर्थात निम्न कोटि का नायक है। इस पक्ष में सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं कि छुप छुप कर चुपचाप जो प्रेम रस का पान करता है, भीतर भीतर सब रस चूसे। तो चुपचाप जो सारा प्रेम रस का पान करता है, हंस हंस कर मन भावन बातें करता है और अपनी मीठी मीठी बातों में सब कुछ लूट लेता है, मीठी मीठी बातें बना करके सर्वस्व लूट लेता है। अर्थात वो केवल और केवल बाहरी शिष्टाचार, ऊपरी शिष्टाचार और दिखावे में सबसे आगे है। भीतर भीतर सब रस चूसे। फिर अंतिम देखा ना, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज, भीतर भीतर सब रस चूसे, एक लाइन। और दूसरा, तीसरी लाइन देखे, जाहिर बातन में अति तेज, वो बातों में बड़े तेज हैं, अर्थात बातें बड़ी तेज करता है, यानी कि वो अपनी बातों में सबको इस तरीके से मोहित कर देता है कि सभी उसकी बातों में आ जाते हैं। तो ऐसा कौन है? तो सखी जवाब देती हैं कि सखी ऐसा तो साजन ही हो सकता है कि जो मीठी मीठी बातें करता हो, प्रेम भरी बातें करता हो और वो अपनी बातों के जाल में फंसा लेता हो। तो एक सखी जवाब देती है कि ये तो साजन ही हो सकता है। तो दूसरी सखी कहती है कि नहीं नहीं, वो साजन नहीं, वो तो अंग्रेज हैं। अर्थात उस समय अंग्रेजों के राज में भी यही पद्धति चल रही थी कि अंग्रेज जो हैं अंदर ही अंदर हमारे देश को, हमारे देश के वासियों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। वो उन्होंने हमारे व्यापार पर, हमारी शिक्षा पर, मतलब तमाम जो चीज़ें हैं उनको अंदर ही अंदर से चूसने की कोशिश कर रहे थे। तो भीतर भीतर सब रस चूसे और वो अपनी बातों में सबको फंसा रहे थे, अपनी मीठी मीठी बातों से। अर्थात वो ऐसी ऐसी नीतियां लोगों के सामने ला रहे थे कि उन नीतियों में लोग फंस जाते थे और वाकई वो नीतियां जो है अंदर से खोखली होती थी, यानी कि अपनी बातों में फंसा लेते थे और ऐसा वास्तव में जो कहता था वो ऐसा होता नहीं था। तो सखी कहती है कि ऐसा तो साजन ही हो सकता है। तो दूसरी सखी कहती है नहीं नहीं, साजन नहीं, अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेज के पक्ष में भी इसका अर्थ देखते हैं कि बिना पता चले अंदर ही अंदर देश की जड़ों को जो काट लेता है, सत्व जिसका नष्ट कर देता है, सुशासन का दिखावा कर और ऊपर से हितैषी बन जो देश का जनबल, आत्मबल, धन बल सब अपने स्वार्थ के लिए जिसका दोहन हो कर रहा है। कौन? अंग्रेज लोग। सामान्य जनता की संतुष्टि के लिए वे केवल दिखावे के सुधार करके उससे
दिखावे के सुधार करके उसे भी अपने हित के लिए इस्तेमाल करने में होशियार रहते हैं। जैसा कि एक उदाहरण देखें तो उन्होंने रेल का आविष्कार किया। तो रेल का आविष्कार, लोगों को तो उन्होंने बताया कि आपको ये सुविधाएं मिलेगी, इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप आसानी से जा पाओगे, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य जो था वह यह था कि इससे उनका जो व्यापार जाल है वह बढ़ता। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में भी उन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपनाया और जो पैम्पलेट वगैरह का फैलाना शुरू किया, तो उसमें भी जो शिक्षा नीति में ईसाई धर्म जो था, उस ईसाई धर्म के जो धर्म ग्रंथ थे उनके धर्म ग्रंथों को का अनुवाद करवाया, जन भाषा में अनुवाद करवाया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वे हमारी भाषा को बढ़ावा देना चाहते थे, अपितु वो इसकी आड़ में, अनुवाद की आड़ में वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। अंग्रेज लोगों ने हमारी भारत को और भारत की जनता को अंदर ही अंदर खोखला करने का कार्य किया था। तो यह जो है जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन, नहीं अंग्रेज वाली बात जो है यहाँ पर सटीक बैठती है। मित्रों, अभ्यास के लिए आप भारतेंदु जी की विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही उनकी अन्य जो मुकरियाँ हैं उनका अर्थ और उन मुकरियों को पढ़ करके उनका अर्थ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा भी भारतेंदु जी ने जो रचनाएं लिखी जिसमें कि उनके नाटक प्रसिद्ध हैं, आप उनके नाटकों का अध्ययन करें और भारतेंदु जी के साहित्य से आप भारतेंदु जी के साहित्य से और अधिक परिचित हो सकते हैं। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः